आज हम जून जुलाई अगस्त कवर करके जाएंगे, ठीक है जी। ऑल राइट, जुलाई। एमसीक्यूज लास्ट में करेंगे जाते हुए, ठीक है। पीजीआईआई, पीजीआईआई सुना है, ये सुना है, वेरी नाइस। क्या है? काउंटर किया इकट्ठे हो गया है, उन्होंने दसिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अपना पूरे कनेक्टिविटी पूरे वर्ल्ड पे करना है। यार मैनी ऑफ यू हैव बीन टू लाइक अदर कंट्रीज, बहुत सारे आप में से गए हुए हैं, बाहर वाली कंट्रीज में गए हो, या इवन अगर आप बाहर की कंट्रीज में नहीं भी गए तो भी आप मोहाली तो गए ही हो, ठीक है। तो जैसा जैसा मोहाली अब हो गया है, आप अभी मतलब आप एक रोड से निकल रहे होते हो, पहले वहां पे कुछ था नहीं, आप एकदम से आपको पता लगता है न्यू क्लब प्ले बॉय कमिंग सून इन 3 वीक्स, यहाँ पर कुछ नया खुल रहा है, यहाँ पे कोई है ना, ऐसे दिख नहीं रहा आपको सब जगह पे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत क्रेजी हो रही है। सिमिलरली इफ यू गो टू गुड़गांव, इफ यू गो टू से बैंगलोर, इफ यू गो टू हैदराबाद, बॉम्बे, और अगर आप बाहर भी गए हो तो आप देखोगे कि यार कुछ जगहें ऐसी है जहाँ पर बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और कुछ ऐसा एरियाज है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है। तो ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि अगर हमें एक रीजनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह देना है, ताकि कोई पर्सन को ये ना डिसाइड करना पड़े कि यार मैं जींद में पैदा हुआ था, बड़ा हुआ था, मैं बरनाला में पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ, लेकिन घर तो मेरे को चंडीगढ़ बनाना है, या घर तो मेरे को किसी और शहर में बनाना है, ये ना करना पड़े, वही सही है। चंडीगढ़ वाले को तो नहीं लग रहा है कि यार मेरे को घर जलंधर बनाना है, ठीक है, यू अंडरस्टैंड। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए ऐसा माना जाता है, एक ये पीजीआईए वाली स्टडी बोलती है कि हमें $40 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, पैसा लगाना है, ठीक। तो जैसा मनिंदर हैज़ राइटली सेड कि हमें क्या करना है, G7 कंट्रीज इकट्ठी हुई थी और उन्होंने बोला कि यार हम एक दिस पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ऐसी हम एक पार्टनरशिप करते हैं। G7 कंट्रीज मतलब अमीर कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज, हम ऐसे इकट्ठे होते हैं और पूरी दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं। ये आपको प्रीलिम्स में ऐसे यही आ सकता है कि पीजीआईआई है क्या, स्टेटमेंट सिंपल देंगे, या फिर वो ये आ सकता है कि किसका इनिशिएटिव है, तो वो लिख देंगे ये जापान का इनिशिएटिव है, कोई लिख देगा यूनाइटेड नेशंस का इनिशिएटिव है। तो ये कहाँ की आउटकम है? G7 के। तो क्विकली राइट डाउन G7 पीजीआईआई। पीजीआईआई का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। और इसका एम क्या है? टू नैरो द $40 ट्रिलियन $40 ट्रिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। डेवलपिंग वर्ल्ड। गैप है ना बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, इतना ज्यादा गैप है, मतलब स्ट्रगल इज सो रियल कि सड़क बन जाती है तो हम क्या बोलते हैं? हुंता डेवलपमेंट होगी। सड़क बनी है, दैट्स इट, हुंता ही ठीक है, एरिया बढ़िया हो गया। मतलब ये तो बहुत बेर मिनिमम है इस तरह से। तो ठीक है, इसमें आपको क्वेश्चन क्या आएगा? G7 का ये इनिशिएटिव है। आज G7 पे थोड़ी सी और डिस्कशन भी करेंगे अभी 2 मिनट में, या लिख ही लो साइड में G7। बेसिकली G7 ना 1970s में एक बॉडी बनाई गई। इसका रीजन क्या था कि जो खास ग्रुप ऑफ 7, G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7, इसका रीजन क्या था? ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज का ऑयल क्राइसिस हो जाते थे पहले ना, 60s में, 70s में, 50s में, एनर्जी क्राइसिस, ऑयल क्राइसिस हो जाते थे। उसकी वजह से ना इकोनॉमी
पीछे हो जाती थी, इकोनॉमीज आगे हो जाती थी। जैसे फॉर एग्जांपल आज भी लगाओ, मान लो अगर दुनिया में जहां से भी सऊदी अरेबिया का तेल पूरी दुनिया को जा रहा है, उन चोक पॉइंट्स पे किसी कंट्री का कंट्रोल हो जाए, तो अब सऊदी अरेबिया दुनिया को क्या बेचेगा? तेल ही बेच रहा था, वो जा नहीं पा रहा, उसकी इकोनॉमी हिल जाएगी। एक दूसरी चीज भी तो ट्रू है, हम आज एक और ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, ओपेक। अगर सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ये वाली कंट्री से काम करें कि यार ऑयल की सप्लाई रोक दें, क्रूड ऑयल की, अब आपको गाड़ी तो चलानी है, गेड़ी तो मारनी है, तेल तो चाहिए, अब तेल के रेट बढ़ जाएंगे, अब रिक्शा चला रहा है बंदा, गेड़ी तो मारनी है, तो यार अब इसके लिए क्या है कि ऑयल की रिक्वायरमेंट, रेट बढ़ जाएंगे, तो एक डिमांड सप्लाई अच्छे से मैच रहे, इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं इंटरनेशनली। वैसे ही G7 बनी थी कि यार एक वेस्टर्न जो डोमिनेंस है ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, वेस्टर्न इम्पैक्ट मेंटेन रहे, और शॉक्स जो ऐसे आ जाते हैं, कई बार कोई भी क्राइसिस हो जाता है, उन शॉक से बचा जा सके। सिंपल। G7 क्या है? बस 7 कंट्रीज ने इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म बना लिया, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। इसमें एक कंट्री को और बाद में ऐड किया गया, रशिया को। तो G7 में जब हमने एक और कंट्री को ऐड किया तो वो हो गया G8। बट 2014 में रशिया ने यूक्रेन के ना, उस समय भी यूक्रेन के यहाँ पे नीचे एक एरिया जिसका नाम था क्रीमिया, रशिया ने तब क्रीमिया को एनेक्स कर लिया। एनेक्स कर लिया मतलब कब्जा लिया कि यार अब से हमारा। तो जब ये हुआ तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने बोला कि यार ये सही चीज नहीं है, और हम तुम्हें G8 से मतलब निकाल रहे हैं, और फिर दोबारा G8 क्या बन गया? G7। सिंपल है, ठीक है। तो G8 इज G7 प्लस रशिया विच इज नॉट देयर एनी मोर। क्विकली राइट डाउन, जल्दी से लिख लो। G7 समिट या G7 originated in 1973। यार इसके मेंबर्स का रट्टा लगा लेना, ये आपको आ सकता है, ठीक है? अच्छा लगाया हुआ रट्टा, वेरी नाइस यार। सर दिस इज वन थिंग आई हैव स्ट्रगल्ड विद ऑल माई लाइफ। मेरे से कभी निमोनिक्स नहीं बने। और हाँ बोलो क्या है? यू जैसे जूस, नोटी नोटी है, हाँ। जैसे जापान, सर्दे मजे ले रहे हो हैं, हाँ हाँ। यू से USA, आई से इटली। इटली में ही ये हुई है अभी जो मीट हुई है ना, ठीक है। कनाडा, ये किसी और की GF हो गई भाई अगर उन्होंने चाइना बना दिया। कनाडा, हाँ। ई, यार ई से यूके, अच्छा अच्छा। इंग्लैंड, अच्छा यूके, ओके। जर्मनी, फ्रांस, चलो जी, ये तो यार फॉर वंस एंड ऑल सबको याद हो गया, ठीक है। बस ये याद रखना कि गर्लफ्रेंड कहाँ की है? कनाडा की, चाइना की नहीं है, ठीक है। चाइना नहीं किसी ने लिखना। यार अब लॉजिक भी लगाओ ना, मैंने क्या बोला है, क्यों बनाई है? वेस्टर्न वर्ल्ड की डोमिनेंस के लिए 1970s में। तब कौन पूछ रहा था चाइना को 1973 में? यूनाइटेड नेशंस में चाइना की परमानेंट सीट थी। अदरवाइज यार 1950 में भी इंडिया और चाइना को अगर आप देखोगे तो बराबर ही थे। वो तो पिछले 40 साल में उन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ी है, ठीक बात ये? हाँ जी, कोई डाउट नहीं है, हो जाएगा। वो फैक्ट भी आपको लिख लो, एक लाइन अगर लिखनी है तो। तो इसमें कनाडा ने बाद में ज्वाइन किया था, पर नॉनदलेस लिखो G7 वाज आल्सो, G7 was also known as G8 for few years, G8 for few years। After Russia joined, रशिया joined। ये G7 का मैप नहीं है भाई, एक ऑनलाइन बच्चा बोल रहा है कि दिख नहीं रहा अच्छे से, अभी दिखेगा जब मैं दिखाऊंगा, ठीक है। However, Russia was expelled
रशिया को नहीं इन्होंने फिर रखा, कहते हैं यार मम्मी बोल रही है गंदे बच्चों के हाथ नहीं खेलना, तो रशिया वॉज एक्सपेल्ड इन 2014 फॉलोइंग एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। ऑलराइट, नेक्स्ट ई IMEC बोलते हैं इसको, क्या नाम है इसका? अर्शदीप बेटा, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप, हाँ जी बोलो आगे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। जब हमने इंडिया इटली किया था 2 दिन पहले, तो हमने 3 बॉडीज की बात की थी कि 3 जगहों पे हमारे कॉपरेशन अच्छा चल रहा है। एक था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो हमने उस दिन कर लिया था, दूसरा मैंने आपको बोला था इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो हम आने वाली क्लासेस में करेंगे जब हम ग्लोबल साउथ कर लेंगे। तीसरा क्या बोला था मैंने? IMEC, तो इसको भी देखते हैं क्या है भाई IMEC, कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हाँ जी शाबेक सिंह, शुभेक सिंह, हाँ तो अब बता दे। आंधा नहीं है, अच्छा अच्छा, किन्हों आंधा भी? अमृत बनाना है, फर्स्ट थिंग यहीं पे आपको फंसाएंगे यार, ये प्रपोज्ड है, ये प्रपोज्ड है, और इसीलिए तो आप आर्टिकल नहीं पढ़ रहे अखबारों में कि जो इजराइल और पैलेस्टीन की वॉर चल रही है उसकी वजह से ये प्रपोजल डिले हो जा रहा है, इस पे काम नहीं हो रहा। तो हाँ जी बोलो बोलो बोलो, ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, वो यही लॉजिक आपके टेस्ट करेगा एग्जाम में, अगर उसको थोड़ा लॉजिकल पेपर डालना है तो ये चेक करेगा। तो क्या है, ये प्रपोज्ड है, वेरी गुड। नहीं प्रपोजल क्या है? वेरी गुड, क्या है भाई? देखो कॉरिडोर है, कॉरिडोर का मतलब क्या होता है? आप भी अपने क्लासेस के बीच में कॉरिडोर होता है जो लिंक कर रहा होता है, वैसे ही जो मुंबई का पोर्ट है, नावा शेवा पोर्ट जिसको हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं किससे? मिडल ईस्ट से। ब्लू रोमन केबल, ये फ्रेज आपको याद रखना, मैं आपको लिखवाऊंगा अभी। मिडल ईस्ट से होते हुए ये गए आप इजराइल जॉर्डन से इधर, और यहां से ही फिर आप आगे यूरेशियन इंटरकनेक्टर ऑल द वे टू इटली, यूरोप तक कनेक्ट हो रहा है। तो इंडिया से अगर शिप्स जाने हैं तो वो कहां से जा रहे हैं? इधर से जा रहे हैं। वहां से यूरोप से सामान आना है तो इधर आ रहा है मिडिल ईस्ट में, UAE में, इन एरियाज में, ठीक। अब बस रेज योर हैंड, क्या टर्की इसका मेंबर है? जस्ट रेज योर हैंड, हाँ जी। गुरप्रीत नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे पास 2 ही ऑप्शन थी, यस बोलने की और नो बोलने की, मुझे नो में थोड़ा सा ना फील सी आ रही थी। हाँ जी, यहाँ पे चलो ठीक है, योर आंसर, जिस भी तुक्के से आपका आंसर ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। आप यार अगेन आप अखबार अखबार नहीं पढ़ रहे हो क्या? नहीं, नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ। हाँ जी, नहीं कंपीटिंग पार्टनर कैसे हो गए? लोडिंग, हम तो यही बोल रहे हैं कि यार मतलब जरूरत ही नहीं है, पर टर्की वाला तो ऐसे नहीं बोल रहे। अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह खोलते हो तो उनके जो वो है अर्डोगन, क्या नाम है उनका, है ना, टर्की वाले जो प्रीमियर है, टर्की के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? चलो, जिन्होंने टर्की में ना अभी राइट नाउ, चलो 2 मिनट दो भाई, तुर्क है उसका नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया। तो बेसिकली ना
टर्की बहुत ज़्यादा इंडिया जैसी कंट्री था। 1930s 40s के बाद में भी वहाँ पे बहुत सारे मॉडर्नाइजिंग स्टेप्स लिए गए। इनफैक्ट वहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज कर दी गई थी। लैंग्वेज कैसे चेंज कर दी थी कि लेट्स से मैं हिंदी में ही, मेरे को कोई बोले कि अपना नाम लिख, तो मैं ऐसे लिखूँ, या कुछ भी मैं ऐसे लिखूँगा ना हिंदी में, CBL ऐसे। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि ये अपनी एक गुरमुखी या ऐसे ऐसे करके वो होती है ना लैंग्वेज, सॉरी स्क्रिप्ट, तो उन्होंने स्क्रिप्ट भी वैसे ही कर दी थी कि टर्किश लोग ऐसे लिखेंगे कि मेरा नाम ABC है, जो भी है, मतलब जो यूरोपियन लेटर्स हैं वही यूज़ हो रहे हैं, ड्रेसअप भी वैसा हो रहा है, माइंडसेट भी वैसा है, तो बहुत यूरोपियन नेचर का हो रहा था टर्की। धीरे 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 लेकिन पिछले कुछ डेकेड से टर्की को ऐसा फील हुआ कि यार यूरोप है ना जो हमें एक बफर की तरह यूज़ करता है। ये देखो किस चीज़ के लिए बफर, कि यार टर्की बीच में रहे, ये मिडल ईस्ट है, हम यूरोपियंस हैं। ग्रीस को भी यूरोपियन यूनियन में ऐड कर लेगा, साइप्रस को भी कर लेगा, हमें नहीं कर रहे। तो जब ये हमें यूरोपियन मानते ही नहीं, देन वी माइट एज वेल एक्चुअली एम्ब्रेस आर ऑटोमन आइडेंटिटी, वी एक्चुअली एम्ब्रेस आर अरब आइडेंटिटी। तो उन्होंने ना अभी धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीज़ें की, जैसे कि एक म्यूज़ियम था उसको मस्जिद डिक्लेयर कर दिया, तो बहुत बड़ी साइट थी वो, हैगा सोफिया नाम से, वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली नाम चेंज कर दिया कि यार ये ब्रिटिश, ये अमेरिकन नेम है टर्की, ना साडा तुर्के सीगा अरबिक वैसे वाला। सिमिलरली पॉलिसीज़ भी वैसे होने लगी। तो टर्की जो है थोड़ा सा, उसको ये भी लग रहा है कि यार इस्लामिक वर्ल्ड में ना एक लीडरशिप क्राइसिस है। सऊदी अरेबिया को इस्लामिक वर्ल्ड कैसे दिखता है, अमेरिका की गर्लफ्रेंड। ईरान जो है, ईरान एक इस्लामिक लीडर की तरह निकल के आता है, पर उसको वैसे काफ़ी ज़्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड ने चोक किया हुआ है। सो टर्की, इजिप्ट जो था पुराने टाइमों में एक इस्लामिक लीडर होता था, पर इस इजिप्ट भी अब बहुत टाइम से उसका वो स्ट्रेचर नहीं रहा 70s के बाद। तो एक इस्लामिक वर्ल्ड की 57 कंट्रीज़ में एक लीडरशिप क्राइसिस है। टर्की वांट्स टू फिल दैट लीडरशिप क्राइसिस। ठीक है, ये मैंने आपको इधर उधर की बातें इसलिए बताई, एक दिन मेंस भी देना आपने। हैविंग सेड दैट, टर्की नहीं है इसमें, और अर्डोगन रेगुलरली बोलता भी है कि यार ये जो है ना तुम सही नहीं कर रहे हो, क्रिटिसाइज भी करता है इसको। ठीक है, क्लियर क्लियर। तो आपसे वो अगर पूछेगा कि मेंबर कौन है, और अगर उसने आपसे क्वेश्चन गलत करवाना है, तो 99% चांसेस हैं कि वन ऑफ द मेंबर्स वो टर्की डालेगा यहाँ पर। इसलिए मैंने आपसे इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया आपको। ठीक है, राइट डाउन क्विकली है क्या ये। तो आप देख पा रहे हो ये कि या इसको देख लो, दिस इज अ बेटर मैप, आई होप ये दिख भी रहा है अच्छे से। तो फ्रॉम मुंबई टू यूएई टू सऊदी टू इजराइल टू ग्रीस, आगे इटली विटली सब ज्वाइन होता है, मार्सेइस तक ज्वाइन हो रहा है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, IMEEC, चाहे IMEC लिखा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। क्विकली राइट डाउन, इट इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर aims to connect, economic corridor which aims to connect Asia, Persian Gulf, and Europe. It was signed Ravi, it was signed in 2023 G20 summit. कहाँ हुई थी ये समिट? ठीक है, न्यू दिल्ली, वेरी गुड। नेक्स्ट, it has two corridors,
2 कॉरिडोर्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कॉरिडोर्स को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए. वन इज ईस्ट कॉरिडोर, ईस्ट कॉरिडोर. सेकेंड इज नॉर्दर्न कॉरिडोर. अगर आप 3 महीने सिर्फ एक करंट अफेयर्स की क्लासेस लगा लोगे ना, आपके लिए एकेडमिकली स्पीकिंग पर्सनैलिटी का मीनिंग ही चेंज हो जाएगा. यू विल बी अ रिजर्वॉयर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज. बहुत सीखता है पर्सन रोज 1 घंटा करंट अफेयर्स करके, बस आप इसको रिवाइज करते जाना. यार टर्की ना एक बफर, वही तो, टर्की एक बफर कंट्री है. ये मिडिल ईस्ट में भी आता है और यूरोप में भी आता है. अगर आप वैसे देखो तो, चाहे आप लॉन्जिट्यूडनली देख लो, चाहे आप लैटिट्यूडनली देख लो. हाँ वो, हाँ मतलब, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. इस्तंबुल, कॉन्स्टेंटिनोपल, बगदाद, ये वाले मेन एरियाज होते थे. बिल्कुल ठीक कह रहे हो. है प्रभजोत, आज बच्चे. हाँ, क्यों था सीखा पहला? ओ भाई, टर्की, टर्की नेटो का मेंबर है. हाँ 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 हाँ. यार बेसिकली क्या है, 14, यार वो आपको ना वर्ल्ड हिस्ट्री में करवाएंगे 1452 में, है ना, 1452-53 में उदों ढाता सीगा टर्की ने इथों, है ना, मतलब दैट्स व्हेन द एम्पायर गॉट होल्ड ऑफ इट. यार वो वर्ल्ड हिस्ट्री में करा देंगे आपको, बट हाँ वो तो दैट इज हिस्ट्री. नहीं नहीं नहीं, हाँ. ऑलराइट भी सुनो, मैं आपको भाव समझाता हूँ जो अमृत बोल रहे हैं. हमारी पाकिस्तान के साथ में क्या प्रॉब्लम है, बताओ. आपकी और पाकिस्तान के साथ में क्या प्रॉब्लम है, मैं बताऊं. हमारी उनके साथ में कश्मीर बॉर्डर डिस्प्यूट प्रॉब्लम है, हमारी उनके साथ में सरक्रिक प्रॉब्लम है, सियाचिन प्रॉब्लम है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेके प्रॉब्लम्स है, गिलगित बल्तिस्तान को लेके प्रॉब्लम है, टेररिज्म को लेके प्रॉब्लम है. क्या ये हमारी प्रॉब्लम्स मुस्लिम नॉन मुस्लिम प्रॉब्लम्स हैं हमारी उनकी? लेकिन कोई तो ऐसा होएगा जो इसको ऐसे समझेगा कि यार ताही तय नदी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि मुस्लिम नॉन मुस्लिम है. जड़ में तो वही है, रीजन तो वही है, रूट कॉज तो. कोई ऐसे देख सकता है उस चीज को, ठीक बात. वैसे ही अगर आप देखोगे ना, ये जो पूरा एरिया है, जो अमृत वट ही ट्राइंग टू से, इसकी जो पूरा एरिया है ना, यहाँ पे बाइबल के टाइम, पुराने टाइमों से, क्रिश्चियनिटी के 650 साल बाद इस्लाम आया, और उसके बाद वहां से लेकर और अगले 800 साल तक यहाँ पर ना यार क्रूसेड्स चली हैं, वॉर्स चली हैं, लड़ाइयाँ हुई हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में. तो व्हाट ही इज ट्राइंग टू से कि समवेयर यूरोप जो है वो उसको अभी भी साइकोलॉजिकली स्पीकिंग अरब वर्ल्ड का ही पार्ट मानता है, एंड दिस इज व्हाई दे आर नॉट एडिंग इट हेयर. यार बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर क्लास है, पर अदरवाइज सच में ईयू में 2 टाइप की कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में. मतलब इनफैक्ट आप पूरी यूरोपियन यूनियन को ही आज इकोनॉमी वाले को घर भेज देते हैं, ठीक है. यूरोप में ना सच में ही जितनी भी कंट्रीज है इनको ना आप अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हो. जैसे कुछ है कोर कंट्रीज यूरोप की, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस. कुछ है पेरिफेरल कंट्रीज, लाटविया, एस्टोनिया, ठीक है, साइप्रस, ये सब, ग्रीस, पिग्स कंट्री भी ऐसे, पोर्चुगल, इटली, ग्रीस, स्पेन, ठीक बात. वैसे ही कुछ हैं बच्चे जिनको हम बोलते हैं इस्लामोफोबिक कंट्रीज, जिनके साथ ये इशू है. फॉर एग्जाम्पल पोलैंड, फॉर एग्जाम्पल टू सम ग्रेट एक्सटेंट फ्रांस. कुछ है इस्लामोफिलिक कंट्रीज, टू ग्रेट एक्सटेंट जर्मनी, और बहुत सारी ऐसी जिनको कोई ऐसा इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं है. जर्मनी को वैसे प्रॉब्लम है कि टर्की इसका पार्ट ना बन जाए, क्योंकि ईयू में आपकी कितनी चलती है ये डिपेंड करता है आपकी पॉपुलेशन कितनी है. तो अभी जर्मनी इज द मोस्ट पॉपुलस नेशन. अगर टर्की आ जाएगा तो फिर टर्की विल बिकम अ बिग प्लेयर इन ईयू.
तो पता है ये चीज़ ना सब्जेक्टिव है, जो आप बोल रहे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, कि यार वेदर इस्लाम एंड नॉन इस्लाम इज द रीजन वाई टर्की इज नॉट इंक्लूडेड। बट टर्की वाले जो हैं, अभी जो उनकी सरकार है, वो तो यही मानती है जो आप बोल रहे हो, कि यार इट इज एक्चुअली देयर इस्लामोफोबिक एटीट्यूड विच इज नॉट अलाउइंग देम टू हैव प्रॉपर असिमिलेशन विद अस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आया आपको? आप ऐसे ही कंफ्यूज रहते कि क्या ही चली जा रहा है, तो अब आपको प्रॉपर समझ ही आ गया होगा, आई होप। एनीवेज, आई लॉस्ट माई चेन ऑफ थॉट। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, ईस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर, वेरी गुड, कनेक्टिंग द गल्फ टू यूरोप। हाँ जी, पंजाब की ना अपना सुखबीर सिंह, अच्छा, करंट अफेयर्स कर रहे हैं अपन, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो फर्स्ट इज ईस्टर्न कॉरिडोर एंड देन नॉर्दर्न कॉरिडोर। इसके अंदर करेंगे क्या हम? आईएमईसी के अंडर एजेंडा इज टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर such as high speed data cable, high speed data cable, railroads, railroads, hydrogen pipelines, hydrogen pipelines, electricity cables, etc. सिग्नेटरीज कौन है इसके? हाँ भाई, कोल्ड ड्रिंक गर्लफ्रेंड कुछ बनाया है ऐसा? यूएसए कहाँ से आ गया? यूएसए सिग्नेटरी है? यस सर। बताओ भाई। वेरी गुड, यूएसए सिग्नेटरी है, राइट डाउन। इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई। यूएई क्या होता है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। किसी को इसके सारे वो पता है, कौन कौन सी वो बना के एमिरेट्स बना के यूनाइटेड अरब एमिरेट बनता है? हाँ जी, शारजहां, दुबई, अबू धाबी। एक और नहीं है? मेरा ट्रैवल एजेंट दो कमा के ले आया वापस। ना एक और है, वो बात लिखांगे। उन्होंने तुझे कहना सी चार और हैं, ठीक है, वो याद करके आने में, ये इंपॉर्टेंट है। हैं अजवान, ऐसे सात हैं। याद करके आना, कल पूछेंगे आपसे। तो इंडिया, यूएसए, सऊदी अरेबिया, यूएई, ईयू, यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। इटली, फ्रांस एंड जर्मनी। चलो जी, इसके बारे में और भी चीजें धीरे 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 करते जाएंगे, एक ही दिन में सब कुछ करना जरूरी नहीं है। बट शुभेग, नाउ यू नो what IMEC is, you know its two corridors, you know its main players, and you know कि कौन इसका मेंबर नहीं है। ठीक है जी। नहीं, मैं आपको जब आपकी क्लासेस होंगी ना, तो EU एज एन एंटिटी कैसे काम करता है और वन ऑन वन कंट्री कैसे काम करती है, वो मैं आपको बता दूंगा। डू यू नीड टू रिमेंबर दी पोर्ट्स? यार अगर आप बस इसको पढ़ते जाओगे ना, मतलब ऐसे बैठ के रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है।
अगर आप पढ़ते जाओगे तो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। इसको पिक्चर को देख लिया, ये आप जैसे फॉर एग्जांपल ये तो आपको हो गया, आप थोड़ा सा जैसे बस नॉर्मल पढ़ते जाओ, ऐसे बैठ के एक एक जगह का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। कभी क्वेश्चन आया नहीं है। ऐसी चीज़ों पे क्वेश्चन आता है जब कोई बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग कोई चीज़ होती है ना। नॉर्मली मैंने लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कौन से देखे हैं, जैसे 1.5 साल से यार सीरिया में वायलेंस चल रहा है, तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा अलेप्पो के ऊपर कि कहाँ है ये। ठीक, इंडिया का एक जहाज ICJ-41 कुछ था ना एक, है ना, ऐसे वो गायब हो गया, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा ये वाले एरिया की ज्योग्राफी पे, इंडिया मलेशिया वाला जो जहाज था जो वो गायब हो गया, शायद मलेशियन एयरलाइंस का था, सॉरी, है ना, हाँ, तो यहाँ का आई स्टैंड करेक्टेड, वो वाला हो गया, तो यहाँ पे पूछ लिया। सिमिलरली मेडिटेरेनियन में बहुत ज़्यादा रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, तो इन्होंने मेडिटेरेनियन की ज्योग्राफी के ऊपर पूछ लिया। पिछली बार इन्होंने रशिया यूक्रेन के बॉर्डर की लोकेशन पूछ ली। तो इस तरह से अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंटली खबरों में रहती है तो उसकी लोकेशन पूछते हैं। ऐसे नहीं पूछते कि यार मतलब बस इस जगह के तेरे को पोर्ट्स भी नहीं पता या पॉइंट्स भी नहीं पता, नॉर्मली नहीं पूछते हैं। पहली चीज़। एक चीज़ यार, अब जब ना मैं आपको वैसे भी क्लियर करना चाहता हूँ कि करंट अफेयर्स भी ना दो टाइप के होते हैं। एक वो चीज़ जो किसी दिन न्यूज़पेपर में आई, मान लो 13 जून 2023 को कोई खबर आई थी द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, एक तो ये है। दूसरा, रशिया यूक्रेन, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, IMEE, ये चीज़ें जो आती जाती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। आपको कौन सी चीज़ें तैयार करनी है जो पेपर, जो करंट अफेयर्स में रहती हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप अपना पेपर दे आते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन चेक करते हो, तो आप क्या करते हो, आप गूगल करते हो एक एक क्वेश्चन को, क्या इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। जब आप गूगल करते हो तो आपको एकदम से ना एक कोई वेबसाइट का लिंक आ जाता है कि 13 जून को 2022 में द हिंदू में एक आर्टिकल आया था। ठीक बात। तो आपको लगता है कि यार मेरे को ना इस तरह से सारी इंफॉर्मेशन पढ़नी है। ये नहीं करना आपको। अगर कभी कोई चीज़ एक बार न्यूज़पेपर में आई थी और वो पेपर में आ गई और आपको नहीं आती, तो नहीं आती, आप उसकी वजह से फेल नहीं होते, उसकी वजह से आपके मार्क्स भी कम नहीं होंगे। प्रॉब्लम क्या होगी, जब कोई चीज़ कम से कम 15-20 दिन रेगुलरली न्यूज़ में थी और उस पर क्वेश्चन आया और आपको नहीं आता, तो जो करंट में रही चीज़ वो करनी है, ना कि जो कभी भी बस करंट में एक बार आ गई। अब ऐसे तो यार सारे के सारे अखबार पिछले 2 साल के स्कैन थोड़ी करोगे कि कहीं से भी कुछ ना आ जाए। ह्यूमन बींग्स ही पेपर दे रहे हैं, ह्यूमन बींग्स ही टेस्ट कर रहे हैं। Do you understand? So you are not supposed to have infinite memory, but you are supposed to have sincerity vis-a-vis this exam। कि यार आज मैं आपसे अगर रशिया यूक्रेन के अराउंड कोई लोकेशन का क्वेश्चन पूछ लूँ, तो यार मेरे पास हक है ये बोलने का कि यार 3 साल से लड़ाई चल रही है और तूने इंडिया का डिप्लोमेट बनना है और तेरे को 10 मिनट नहीं मिले उस लोकेशन को ढंग से चेक करने के। इंडिया ने प्रोजेक्ट चलाया है, तेरे को इंडिया का डिप्लोमेट बनना है और ये 3 महीने अखबारों में आता रहा, तेरे को 5 मिनट नहीं लगे इसका एरिया देखने में। ये जेन्युइन क्वेश्चन है। बट अगर मान लो कभी कोई वन ऑफ एक्टिविटी हो गई और वो पेपर में आ गया, तो आ गया भाई, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को लेके पागल नहीं होना। ठीक है, ठीक है, मेकिंग सेंस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम स्ट्रेटेजिकली। नेक्स्ट, चलो। बाबूजी ने कहा शराब छोड़ दो, शराब ने कहा पारो छोड़ दो, ऐसा कुछ था ना, पारोस। आप देखी नहीं आपने देवदास मूवी? बढ़िया रह गए। देखो पारोस, PAROS। पारोस सिटी, यहां से लिखना आप स्टार्ट कर सकते हो। है कोई कॉपी पेन? उतना ही आगे। पहली क्लास है, उन्हें की जाके अंदर भेजो, उनसे कॉपी पेन लेके आओ, जाओ दोनों, अगर बैठना है तो। तू जा, तू जा, अब मैं जा अंदर यार।
दिस इज व्हाई आई लव टीचिंग। है ਸਰਬਜੀਤ, ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਯਾਰ। चलो कोई ना कोई ना। सुनो भाई सुनो, अगली खबर जो अपने को पेपर में आ सकती है वो है पारोस ट्रीटी। क्या है ये, कोई बताएगा? रेज योर हैंड। ऑलराइट यार, अभी अगर आप देखोगे ना, यही वाला एरिया देख लो, इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। इनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इनके पास में भी है। आज से 100 साल पहले ऐसा था। तो क्या हम आज ज्यादा डेंजर में बैठे हैं, या इस एरिया को हमने आज ज्यादा डेंजरस बना दिया कि 100 साल पहले था? आज बना दिया ना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? कि यार कंट्रीज के पास में 2 पेन लाए कि 1? 2, फिर ठीक है। हाँ, कंट्रीज के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। हम इंक्रीजिंगली देखोगे तो पूरी एग्जिस्टेंस को बहुत वल्नरेबल बनाई जा रहे हैं। ये बात यहां पे खत्म नहीं हो रही। स्पेस जो है, स्पेस में भी उसकी भी मिलिटराइजेशन की जा रही है कि यार ये एयरफोर्स से बात नहीं बनेगी, मैं उत्त्यो मारना है बम चक के मार्स तो, ठीक है। ये हम चाहते हैं कि यार स्पेस यार स्पेस की मिलिटराइजेशन ना हो। ये ट्रीटी, पारोस ट्रीटी, ये यही बोल रही है कि यार किस तरह से सारी कंट्रीज इकट्ठी हों और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो कि यार स्पेस पे हमने मिलिटराइजेशन नहीं करनी। एयर की मिलिटराइजेशन तो हो चुकी है, आप देखते हो एयरफोर्स कितनी स्ट्रांग है, वाटर की भी हो चुकी है, लैंड की तो है ही है। उसके बहुत सारे नुकसान हैं, जब हम आपको साइंस एंड टेक करवाएंगे तो बताएंगे भी। ये आपको पेपर में आ सकता है, राइट डाउन पारोस ट्रीटी। इट्स अ प्रपोज्ड international agreement which aims to prevent deployment of weapons in space। इसका नाम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस। प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर। ये तो सच में ट्रेजिक हो जाएगा कि आपकी आउटर स्पेस भी पूरी मिलिटराइज्ड हो गई। हालांकि वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि 1950s 1950 से लेकर 1978 तक रशिया और यूएसए, इनके लिए ना ऐसे ही लगता रहा कि इनकी कभी भी लड़ाई हो सकती है, कोल्ड वॉर जिसको हम बोलते हैं। वैसे तो वो चली 1992 तक, लड़ाई इनकी आज तक नहीं हुई पर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन, पर ऐसे लगता रहा। तो जब 78 में रशिया ने अफगानिस्तान पर अटैक किया तो यूएसए ने यही बोला था, कहते कि अब होएगी जो हमारी तरफ से वो होएगी स्टार वॉर। मतलब कहते हमारे पास स्पेशल टेक्नोलॉजी है, एलियंस देके गए हैं हमें, हमने स्पेस से अब देखना, अटैक करना है इनके ऊपर, रशिया के ऊपर। एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर थे, बट इस डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं धीरे धीरे धीरे, ठीक। वो अलग चीज है, वो तो बहुत अलग चीज है, ठीक। वो हम साइंस एंड टेक में करेंगे, पर वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कफाला। ब्रिक्स में अभी प्रपोज हुई थी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है यार। वैसे तो ना हमारे पास एक ट्रीटी एग्जिस्ट करती है इस चीज को लेके। 1967 में एक समझौता हुआ था सारी कंट्रीज का, जिसको हम बोलते हैं आउटर स्पेस ट्रीटी। लेकिन उसमें ना ये बोला गया था कि यार
आसमान में कोई न्यूक्लियर बम नहीं लेके जाएगा और कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कोई ऐसा बम जिससे आपने पूरी तबाही मचा दी, वो नहीं लेके जाएगा। तो अगर मैं वकीलों की तरह इस ट्रीटी को पढ़ूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं नॉन न्यूक्लियर बम और वैसा वाला बम ले जाऊं जो मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, तो वो तो लेके जा सकता हूं। लूप होल तो निकाल ही लिया मैंने। तो अब ये बोल रहे हैं कि यार लूप होल भी प्लग इन किया जाए कि आप लेके ही नहीं जा सकते। ठीक बात, मिलिटराइज नहीं करना है। ये आपको बस यही आएगा, इट इज इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, तो आपको बस ये पता हो, निटी ग्रिटीज नहीं आएंगे इसके। कफाला, ये क्या होता है भाई, सुना है किसी ने? यार तो अपने बंदे ना जाते हैं ये कुवैत जैसी कंट्रीज में काम करने के लिए। तो वहां पे भी क्या हुआ था कि अभी पिछले जुलाई अगस्त की बात है, 49 इंडियन वर्कर्स दे डाइड बिकॉज ऑफ फायर, वहां पे आग लग गई थी। तो होता है कि एक सिस्टम है, वहां का एक पर्सन आपको स्पॉन्सरशिप देता है। जब वो स्पॉन्सरशिप देता है तो आप वहां पर जाते हो काम करने। जब आप वहां पे काम करते हो तो आप एक तरह के मजदूर ही होते हो उनके। आपको अगर एम्प्लॉयर चेंज करना है तो उनकी परमिशन चाहिए, उनके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और जिस तरह से वो आपसे काम करवाते हैं वो भी काफ़ी स्लेव टाइप ही हो जाता है, पर अपने यहाँ से बंदे जाते ही हैं। अभी भी आपने केस सुना होगा, रिसेंटली एक पर्सन को वहाँ पे सजाए मौत दे दी गई है। कौन सी कंट्री की बात है, शायद कतर की। कतर में एक लेडी को सजाए मौत दे दी गई है। तो उसने अपने डिफेंस में ये बोला है कि यार ये पर्सन जो है इसने मुझे अपने डॉक्यूमेंट मेरे पास रखे हुए थे और मुझे एक्सप्लॉइट कर रहा था बहुत ज़्यादा, एंड एक्सीडेंटली ऐसा हो गया, आई हैव नो चॉइस और समथिंग लाइक दिस। लेकिन आपने वहाँ का पर्सन मार दिया। अब एक दिन एक स्लेव मतलब नौकर जो यहाँ से गया उसने बंदा मार दिया। अब वहाँ पे अगर आपने वहाँ का लोकल पर्सन मारा तो आपको सजाए मौत होगी। तो अभी भी इशू चल रहा है ये एक। तो कफाला जो है वो आपको पता होना चाहिए है क्या, एक तरीके का ये माइग्रेशन सिस्टम जो अरबियन कंट्रीज के साथ में होता है। कोई डाउट यहाँ पर, थोड़ा सा समझ आया आपको? तो लिखो द कफाला और स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप बोलते हैं इसको, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन वर्कर्स एंड देयर लोकल एम्प्लॉयर। लोकल एम्प्लॉयर को हम बोलते हैं कफील, इसलिए कफाला सिस्टम हो गया। इट इज यूज्ड इन जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन, जीसीसी गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल हम किसी और दिन मैं आपको करवाऊंगा। तो इसमें बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई, जॉर्डन, लेबनान, ये सब कंट्रीज हैं, यहाँ पे सिस्टम चलता है। तो कंसर्न है ये आपका, अगर आप कल को लेट्स से अगर आप आईएएस की भी तैयारी करते हो कल को और आप फॉरेन सर्विसेज में जाते हो तो यू विल हैव टू डील विद इश्यूज लाइक दीज। ठीक बात, चलें आगे। नेक्स्ट राइट डाउन, बायोफार्मास्यूटिकल। ये मैंने आपको साइंस एंड टेक में करवाना था, फिर मेरे को लगा मैं यहीं पे करवा देता हूँ। दो चीज़ें हैं, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। हाँ जी, ये पता है क्या है, क्या होता है बायोफार्मास्यूटिकल? बायोफार्मेसी क्या होती है? हम्म, हाँ, थ्रू दी बायोटेक्नोलॉजी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली ना यार ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस वाज इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, सीधा टिक्का लगाया ना यार, ये है क्या? दवाइयाँ जो है पूरी दुनिया में उसकी शॉर्टेज है। आप ये चीज़ देखो यार, दवाइयाँ भी ना पूरी दुनिया में
या तो बना रहे हैं यूरोप, यूएसए। वो जो मेडिसिन बनाते हैं बहुत महंगी होती है। फॉर एग्जाम्पल स्किन कैंसर है, ल्यूकीमिया, उसकी दवाई जो वो बनाते हैं उसकी एक डोज अगर आप स्विट्जरलैंड वाली लोगे तो 2,80,000 रुपए की है एक डोज। या फिर इंडियन कंपनीज बना रही हैं जिसकी एक डोज है 8,800 रुपए की। इतना डिफरेंस है, और यही आपको हर चीज़ों में मिलेगा। तो है क्या कि यार या तो ये बना रहे हैं, पूरी दुनिया में रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा है, और इनफैक्ट आयरनी क्या है कि ज़्यादा दवाइयाँ कहाँ चाहिए होंगी, गरीब देशों में क्या अमीर देशों में? गरीब देशों में ज़्यादा मिलेंगी। इसीलिए बोलते हैं कि मलेरिया जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं इनकी वैक्सीन कभी खोजी ही नहीं गई। क्यों? क्योंकि अमीर देशों में होता ही नहीं, ये तो नीचे के लेवल की प्रॉब्लम्स है ना, तो उन्होंने कभी मलेरिया वगैरह की वैक्सीन ही नहीं खोजी। नॉनदलेस अब यार इंडिया के पास तो ना फिर भी अगेन एक मोहाली है, एक बद्दी है, एक अहमदनगर है, सांगली है। इंडिया में बहुत सारे फार्मास्यूटिकल सेंटर्स हैं जहाँ पे बहुत दवाइयाँ बनती हैं। यही चंडीगढ़ के पास बद्दी है ना, हिमाचल एंटर करते ही, ये बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है। यही मोहाली में रेनबैक्सी है, रोपड़ के पास बहुत दवाइयाँ बनती हैं। सिमिलरली आप महाराष्ट्र में चले जाओगे, अहमदनगर है, गुजरात में सांगली, ये वाला एरिया बहुत फेमस है। यहाँ पर दवाइयाँ बनती हैं जो पूरे अफ्रीका में जाती हैं, वहाँ पर उतनी भी नहीं बन रही हैं जैसे हमारे यहाँ बन रही हैं। इसीलिए इंडिया की फार्मेसी कंपनी जो फार्मासिस्ट हैं अच्छे लेवल के, वो वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनीज, या कई बार होता है ना कि रिचेस्ट मैन में जी नाम आ गया, सन फार्मेसी वाले का, सूर्या फार्मेसी वाले का, बड़े अच्छे लेवल पे चलती हैं दवाइयों का काम। तो फिर भी दुनिया में शॉर्टेज है, तो सारी दुनिया के बीच में एक अलायंस होना चाहिए, सो दैट there is supply of medicines, there is no shortage, there is exchanges of information and knowledge and everything। ठीक, समझ आया आपको रिक्वायरमेंट क्या है, जरूरत क्या है? लिखो, बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस was launched during the Bio International Convention, Bio International Convention in San Diego। कहां पर है सैन डिएगो? यूएसए, वेरी गुड। ठीक, तो इंडिया वाज अ पार्टिसिपेंट इन दैट। आपको ना जब मैं सोशल इश्यूज करवाऊंगा तब करंट अफेयर्स में, तो हम नेशनल बायो फार्मा मिशन करेंगे ही, तो वहां पर इसको दोबारा अच्छे से करेंगे, तब आपको याद आ जाएगा। अभी के लिए समझ आया आपको क्या है? नेक्स्ट, इंडस वाटर ट्रीटी, IWT। ठीक, ये है भाई नदी, कोई क्या बोल रहे हैं इसको? इंडस वाटर। ठीक, जब इंडिया और पाकिस्तान बना, वैसे ही आप इंडियन रिवर्स को मोटा मोटा दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, एक हिमालयन रिवर्स और दूसरी पेनिनसुलर रिवर्स। दो टाइप में आप नदियों को डिवाइड कर सकते हो। हिमालयन रिवर्स कौन सी होगी? एक तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्रा और उसकी ट्रिब्यूटरीज। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो गोदावरी, ये सारी जो ये वाली होगी। ठीक है जी। अब इसमें जब हमने इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो लैंड तो डिवाइड हो गया, पर भाई अब वाटर सोर्स तो है नहीं, तो प्यासे थोड़ी मारने हैं, पानी भी देना है उनका, एग्रीकल्चर के लिए भी पानी देना है उनको, पीने के लिए भी देना है। तो एक ट्रीटी हुई जिसको हम बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, सिंपल। उस ट्रीटी के अंदर 3 नदियों का पानी जाएगा पाकिस्तान के पास, 3 का आएगा इंडिया के पास। पाकिस्तान की कौन सी नदियां होगी? इंडस, झेलम एंड चनाब। ठीक साहब,
कोई डाउट नहीं? 3 नदियों का पानी जो अपने पास आएगा वो है रावी, व्यास एंड सतलुज। बट स्ट्रक्चरली स्पीकिंग जो न्यूज़पेपर में आया हुआ था वो था कि यार 70% पानी जो है वो पाकिस्तान वाली उनका रिवर्स में होता है और 30% इंडियन रिवर्स में होता है। वैसे जो मैंने पिछले 12-15 साल से पढ़ा है वो ये है 80-20, तो इतना मैटर नहीं करता। पर फिर भी पानी जो है किसके पास ज़्यादा है इन रिवर्स का? पाकिस्तान के पास। ठीक है जी, 20% इंडिया के पास आता है। कहने को 3-3 है, और ऐसा नहीं है कि ये कोई अनजाने में हमने ट्रीटी की है यार। उन यही इतना अनफॉर्चुनेट है कि पार्टीशन करना पड़ रहा है, समाज को बांटना पड़ रहा है, हमारे आधे भाई उधर जा रहे हैं, आधे भाई यहाँ रह रहे हैं। वो तो अब हमारी लड़ाई होगी ना 47 के बाद, अदरवाइज कोई ऐसा थोड़ी है कि कोई दुश्मन थोड़ी थे हमारे, ये हम दुश्मन थोड़ी हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो वैसे इतना अनफॉर्चुनेट है, ऊपर से फिर आपको पानी भी शेयर करना है। ठीक बात, क्लियर? नाउ इसके अंदर कि इस पानी का प्रॉपर समझौता रहे, चीजें सही तरीके से चलती रहे, एक ट्रीटी की गई जिस ट्रीटी का नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। इधर बैठ गया इंडिया, इधर बैठ गया पाकिस्तान, बीच में आ गया वर्ल्ड बैंक। इसने ट्रीटी करी, ठीक, कि यार तुम इधर पानी रखोगे, इतना पानी तुम्हारा, इतना पानी तुम्हारा। इंडिया क्या कर सकता है, पानी को कैसे यूज कर सकता है? हाँ कल पढ़े शाम को, वेरी नाइस। और फिर बताओ। इरिगेशन के लिए ले सकते हैं। इदा दा कुछ देखो भाई, एक होता है, देखो ये पानी गिरा इधर, ठीक है जी, ये लगी है मेरी टरबाइन, ये दे पखे, ठीक है जी। हूँ पानी जो तो गिरया, पखे ने घूम जाना है, ठीक है, टां 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 टां, यहाँ पे है ग्रिड, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। इस पानी का क्या हुआ है? पानी इधरों वापस चला गया, तो ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ एक्चुअल रूट ਸੀਗਾ पानी ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ मिलाता। इसको हम बोलते हैं रन ऑफ रिवर। तो इस तरह से आपने तुसी पानी लेता नहीं गया, अपने घर नहीं लगे ना, है ना, पानी कंज्यूम नहीं हुआ, नॉन कंजम्पटिव पर्पस इसको बोलते हैं। हालांकि एक बार राजस्थान के सीएम थे अशोक गहलोत जी, कांग्रेस से, उन्होंने एक बात बोली थी। सुरेश जी बताओ, आप हंस रही थी जोर जोर से। हाँ, कहते यार पंजाब में से जो ये पानी आ रहा है उसकी बिजली बन जाती है, तो पानी की सारी बिजली तो निकल गई, फोका फोका पानी हमारे पास आ रहा है, फोका फोका पानी हमारे पास आ रहा है। इस वजह से वो जड़ा आने वाली पीढ़ी च जी जान नहीं हैगी ना, जो है सारी स्पार्क ही करते तुझे, ठीक है। आपको चाहिए नीट पानी, तुम मिलावट कराई जा रहे हो, ठीक है। चलो भाई देखो, ठीक है ठीक है, आपको समझ आया। तो यार ये जो है इंडस वाटर ट्रीटी, ये परमानेंटली खबरों में रहती है। मेन आजकल खबरों में क्यों थी? क्योंकि जब से उरी अटैक हुआ था, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई थी सेंटर में, तो इन्होंने बोला था कि यार इस ट्रीटी को हम रीनेगोशिएट करते हैं। अब सिचुएशन चेंज हो गया। सुषमा स्वराज बहुत वोकल थी इस चीज को लेके कि यार ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, वाज हर स्टेटमेंट, ठीक है। सुषमा स्वराज जी तो फॉरेन मिनिस्टर होते थे, कहते कि यार पानी बहा लो या खून बहा लो, ये दोवें चीज़ें नहीं बह सकती इकट्ठे इकट्ठे, फिर ना, ठीक है, हर कॉल। चलो जी, तो ये तो फिर आपको आता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में भी होएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट, यार एक चीज है जो आपको प्रीलिम्स में नहीं आएगी, मैंने तब करवाई थी ये जून जुलाई में जब ये आई थी, और मैं आपसे दोबारा शेयर करना चाहता हूं, मेंस में पक्का आपके काम आएगी। ये है यूरोपियन चैट लॉ। बस मैं मेंशन ही कर रहा हूं यहां पर, चैट कंट्रोल लॉ, यूरोपियन चैट कंट्रोल लॉ।
कंट्रोल, चैट पे चैट, सारा चैट। फिर मैंने अपनी चैट वो खाओ, वो वाला चैट। ठीक है। अब यार यूरोपियन एक लॉ, ये अगेन प्रीलिम्स में नहीं आएगा, पर यार अब फिर दोबारा कभी हम इसके ऊपर बात कर पाए ना कर पाए। यूरोपियंस बोल रहे हैं कि एक लॉ लेके आते हैं जिसके अंदर जो कंपनीज हैं, जो चैट प्लेटफॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, स्नैपचैट, दिस एंड दैट, ये कंपनीज शुड बी एबल टू सी कि कहीं पे भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले मैसेजेस तो नहीं जा रहे, कुछ इस तरह की चैट्स तो नहीं हो रही हैं। हाँ जी। हाँ बात करते हुए उन्होंने बहुत क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, एल्गोरिदम्स आर डिजाइंड इन दिस वे कि यार यू आर प्रमोटिंग पोर्नोग्राफी। ठीक। तो तो यार अब किसी एडल्ट की तो चॉइस है, किसी 25 साल के बंदे ने नंगा होके नाचना सोशल मीडिया पे तो नाचे, ठीक है। बट जो बच्चा है कोई, उसको उस वो तो एक क्राइम है, नहीं होना चाहिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सिंपल एज दैट। अब यार लेकिन इसमें होता है इशू, क्या इशू है बताओ? वुड यू बी ओके इफ प्लेटफॉर्म्स हैव एक्सेस टू योर चैट्स? है ना? तो किस क्या बोलते हैं उसको, एंड टू एंड इनक्रिप्शन। ठीक है, फिर वो कॉम्प्रोमाइज होती है, फर्स्ट थिंग। व्हाट एल्स? हाँ, प्राइवेसी, वेरी गुड। हाँ हाँ, प्राइवेसी इन्वेड होती है, कैसे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यार ये सारे इश्यूज हैं कि यार सरकार ये बोल के, मतलब कल को कि यार लो भाई इस पर्सन की चैट का हम, अभी क्या होता है अगर से मान लो, अगेन इसको आप थोड़ा समझना, अगर मैं एसएसपी हूँ या मैं मान लो डीएसपी हूँ, और मैं जाके एप्पल को बोलता हूँ कि यार ये पर्सन की ना मेरे को चैट्स भेजो, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो क्या बोलेगा? कम से कम होम सेक्रेटरी से लिखवा के ला। अगर अब आपको कई आपके दोस्त होंगे जो डीएसपी हैं, कुछ तो यहीं पे लाइब्रेरी में ही बैठे हैं, ठीक, तो वो बोलेंगे कि दसों की थी चैट चाहिए थी, ऐसा आप बोल सकते हैं लोग। बट फिर आप विदाउट ऑफिशियल चैनल जो आपने चैट्स निकलवाई होती हैं उसके बेसिस पे आप कोर्ट में किसी की कन्विक्शन करवा के दिखा दो, जज साहब एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि आपने प्रोसेस ही नहीं फॉलो किया। ठीक बात, प्रोसेस हैज टू बी फॉलोड। जज साहब बोलेंगे चैट को छोड़, पहले तू मुझे वो दिखा कि तूने परमिशन कहाँ ली थी, क्योंकि तूने परमिशन सही तरीके से नहीं ली थी इसलिए एविडेंस ही एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, सिंपल क्लियर। तो उस केस में, लेकिन अगर कल को ऐसा हो जाए कि डीएसपी बोले आईफोन को, या डीएसपी साहब बोले किसी को भी कि यार लाओ चैट दिखाओ, ये वाला हमें तो डाउट है कि यार ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी वो हो रही है, सर्कुलेट हो रही है, तो फिर हो सकता है कि यार वो तो उनके लिए एक बहाना बन गया ना, एक बहुत अच्छा, सरकारों के लिए तो बहाना बन गया बहुत अच्छा, किसी के भी फोन्स को, किसी के भी चैट्स को, किसी के भी कम्युनिकेशन को टैप करने का। इसलिए यूरोप में ये बहुत सीरियस मुद्दा बना हुआ है, क्लियर। आपसे इंटरव्यू में इसके बारे में डिस्कशन हो सकती है, आपसे मेंस में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आए तो प्राइवेसी के ऊपर तो आपका क्वेश्चन आएगा ही, कभी ना कभी आता रहता है। तो वहाँ पर आप वॉलंटरली भी लिख सकते हो कि यार ये सिर्फ इंडिया में इशू नहीं है, वर्ल्ड वाइड है। फॉर एग्जाम्पल रिसेंट यूरोपियन चैट कंट्रोल लॉ जो है, इट हैज़ अटेंड लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड डाइवर्जिंग ओपिनियंस। डिस्कशन इसके ऊपर हम कभी करेंगे, पर आपको एटलीस्ट पता होगी है क्या, चल क्या रहा है। ठीक बात, चलें आगे। वेरी इंपॉर्टेंट, FATF। पंचनाद क्या? हाँ हाँ। नहीं नहीं, जो आपको बस ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देंगे। और अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ना
वो है डैम्स हैं, ये थे ये भी कल। किशन गंगा डैम, रतले डैम, ये सारे जो हैं इनके नाम आपको पता होने चाहिए। अगेन करना क्या कुछ है यार, वो चीजें जो मेन है वो आनी चाहिए आपको, और वो चीजें जो पिछले 1-2 साल न्यूज में रही हैं वो आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यार, अब इंडिया में कितने सारे एयरपोर्ट्स हैं, तो मेन मेन आपको पता हो, और जो पिछले 1 साल में किसी मेजर इशू की वजह से इंपॉर्टेंट रहे हैं वो पता हो। अब इंडिया में कितने सारे शहर हैं, महाकुंभ कहाँ लगे, तो यार वो अब आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक बात। तो वो उस तरह से आपको वो चीजें पता हो। अब ऐसे शहर तो खत्म ही नहीं होंगे इंडिया में, सारे थोड़ी याद करोगे। चलो, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौन बताएगा, रेज योर हैंड। हाँ जी, हाँ कैसे, वो नहीं पता, हाँ। हाँ जी, एन आई मैंने भी पता सी। हम्म, वेरी गुड। यार 9, वेरी गुड वेरी गुड। सो बेसिकली यही G7 कंट्रीज कौन सी, ठीक ठीक है, हाँ। ये जो G7 कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज ने 1989 में ये देखा कि यार इंटरनेशनली मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग एक चैलेंज, बेसिकली ना कोई भी चीज जो है, कोई भी बड़ा क्राइम, वो इंडिपेंडेंट रहता ही नहीं है। जैसे आपने बड़ी बार बहुत सारे देशभक्त गैंगस्टर देखे होंगे कि हम नशे का काम नहीं करते, हम टेररिस्टों का काम नहीं करते, वो तो हम पुलिस के सताए हुए हैं, है ना, ऐसे उनको सिंपैथी चाहिए, सबको रॉबिनहुड बनना है, सारा काम करते हैं, जितना मर्जी ज्ञान बांट लो, बात होगी खत्म। अगर आप गैंगस्टर हो तो आप हो। अब यार आप इस चीज को समझो कि लेट्स से मैं टेररिज्म में नहीं इन्वॉल्व, आंचल पाकिस्तान में बैठी है, मैं इंडिया में बैठा हूं, और मैं सिर्फ एक चीज करता हूं, ये वहां से नशे भेजती है, मैंने एक, अब नशे ऐसे तो है नहीं ना कि यार मैं GST का टैक्स काटूंगा इसका और अपनी गाड़ी में चेतन ड्रग्स लिमिटेड करके बेचूंगा उसको, ठीक है, क्लियर। कोई कोई ऐसा गुप्त रास्ता है जो पुलिस को नहीं पता, किसी को नहीं पता, वहीं से लेके जाऊंगा, ठीक बात। और अमृत जो है, उसने ना इंडिया में भिजवाने थे हथियार, और उसको पता है कि यार चेतन है ना जो, वो उसके पास रूट है, लेकिन मैं उसको बोलूंगी ना कि यार हथियार भिजवा, वो मानेगा नहीं। प्यार से साल लगा के इसके थ्रू ना ड्रग्स भिजवाते हैं। अब चेतन कॉम्प्रोमाइज एंटिटी है, आंचल कॉम्प्रोमाइज एंटिटी है। अब एक दिन आके मेरे को बोलेंगे काका आ फट हथियार, नहीं था फिर ड्रग्स में तो तेरे को फंसवा ही रहे हैं। डू आई हैव अ चॉइस, नंबर 1। नंबर 2, प्रभजोत जो है, अब ये तो है नहीं कि मैंने ड्रग्स के पैसे दिए, मैं बोलूंगा कि यार ये लो मेरे को ना मेरे अकाउंट में डाल देना और QR कोड भेज रहा हूं, ये तो नहीं होएगा। पैसे भी कैसे आएंगे, हवाला के जरिए। एक बंदा बैठा है बॉम्बे में, ये बोलेगा यार मैं इस्लामाबाद में पैसे पकड़ा देती हूँ, ये बोलेगा वहां पे बॉम्बे से कलेक्ट कर लियो, और वो पर्सन पूछता है किस चीज के पैसे हैं शुरू में, मान लो हम इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड नहीं होता, हम बादाम ही मंगवा रहे थे 2 नंबर में, यार ड्रग्स भी नहीं बोलते, काजू बादाम ही मंगवा रहे थे 2 नंबर में, पर रूट तो तैयार हो गया, पैसे देने आने का रूट भी तैयार हो गया। अब वन डे somebody will knock प्रभजोत डोर, दीदी पैसे भेजने हैं 500 करोड़ रुपया, क्यों, होता ही है, हवाला ऐसे ही हो रहा है पागलों की तरफ। जो हमारी सार्क कंट्रीज हैं, इंडिया, और इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जिसका अपने सारे नेबर से बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, इस तरह से ना, श्रीलंका,
सार्क कंट्रीज का जो इलीगल ट्रेड है, इट इज फार हायर देन द लीगल ट्रेड। तो यही हो रहा है। तो क्या होता है कि नेटवर्क्स तो ऐसे ही बनते हैं। तो इसलिए ये रियलाइज किया गया कि यार अगर आपको टेररिज्म को टैकल करना है तो ऐसा नहीं है कि आप क्लिनिकली बस टेररिज्म का इलाज कर दो, आपको मनी लॉन्ड्रिंग को भी टैकल करना है। आपको इस तरह की ओवरऑल जो रूट्स बने हुए इनको भी टैकल करना है, तो ही आप कुछ मीनिंगफुल कर पाओगे। 1989 में इंडिया शुरू से बात बोलता था, इंडिया काफ़ी टाइम से बात बोलता था, पर यूएसए वगैरह ये कंट्रीज जैसे यूरोपियन कंट्रीज स्पेशली, वो ज़्यादा ना किसी इंडिविजुअल की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते। किसी यार अपने अकाउंट दिखा, ये दिखा, वो दिखा, स्विट्जरलैंड जैसे बिल्कुल ही नहीं करता था। फिर जब 9/11 हुआ, जब लादेन ने जाके बिल्डिंग हटाती हैं यूएसए थी, फिर जॉर्ज बुश आया सारी कंट्रियां दे कोल जाके उन्हें क्या भी देखो बिल्डिंगां ते ਧੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ठीक है जी, ਇਹ गलत होया ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो इस करके भाई आओ एक काम करिए ਆਪਾਂ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को स्ट्रांग बनाते हैं। और फिर इंटरनेशनल रेगुलेशंस ये बनने लगे। आज अगर आप फॉरेन से पैसे मंगवाते हो जिसको हम वायर ट्रांसफर बोलते हैं, या आप फॉरेन में भेजते हो, तो बैंक आपसे 36 जगह साइन करवाता है, विच वॉज नॉट द केस अर्लियर। मैं 2003 में पहली बार बाहर गया था, तब एक वेस्टर्न यूनियन होता था, उसको मैंने एक फोटो कॉपी पकड़ाई थी अपनी शक्ल की, पैसे भेज दिए थे। फ्रॉम 2003 टू 2024, अब पिछले 21 साल में ये बहुत हो गया है कि एवेन्यूज बढ़ गए हैं पैसे भेजने के और मंगवाने के। जैसे एलॉन मस्क ने पेपाल बनाया हुआ था, इससे पहले मैंने उससे बहुत पैसे ट्रांजैक्शन की है। तो क्या कुछ भी नहीं, ईमेल आईडी आपके अकाउंट से रिलेटेड वो है, लिंक्ड है, पैसे भेज दो, पैसे ले आओ, उसमें मंगवा लो, ठीक बात। लेकिन अब रेगुलेशंस बहुत बड़ी हैं, तो ये तो आपको एक वैसे सिक्योरिटी इश्यूज में भी हम करवाएंगे टॉपिक, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुई कि है किस मतलब किस टॉपिक की बात हो रही है, पक्की बात। अब उसमें इन्होंने बोला कि यार कोई कंट्री ऐसी हो सकती है जो बोले कि हाँ यार गलत है, ठीक है, ਅਸੀਂ पूरा कॉपरेट करांगे, साडे बैंक्स साडा फाइनेंशियल सिस्टम पूरा कॉपरेट करेगा कि मनी लॉन्ड्रिंग ना होवे। पर कोई और कंट्री हो सकती है जैसे कि पाकिस्तान, जो क्या बोले, नॉर्थ कोरिया, ईरान, क्या वहीं से तो पैसे आने हैं, वो ना भी कॉपरेट करे, इंटरनेशनल जो भी आपके नॉर्म्स हैं उसको ना माने। तो इसके लिए इन्होंने बोला है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वालों ने, एज मैम हैज राइटली पॉइंटेड आउट, कि यार हम ना कंट्रीज को रैंकिंग दिया करेंगे कि यार ये कंट्री है ग्रीन, ये बिल्कुल बढ़िया है, साफ सुथरी कंट्री है, साफ सुथरे लॉज लेके आ रही है, लूप होल्स नहीं छोड़ रही। ये कंट्री है ग्रे, ग्रे कंट्री क्या कर रही है, यार इसको बहुत स्टेप्स लेने की जरूरत है, शेडी लग रही है, ग्रे शेड बोलते हैं ना हम, ना ब्लैक ना वाइट। ये कंट्री भाई ब्लैक, क्लैरिटी है, क्या के चोर, ठीक। तो ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो लिस्टिंग होती है ये भी इंपॉर्टेंट होती है, ये बॉडी क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकती है, ठीक। क्विकली जल्दी जल्दी लिखो। इट्स अ ग्लोबल, आप समझ आ गया, ज्यादा पता लग गया। इट्स अ ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग money laundering and terrorist financing वॉच डॉग शायद ऑनलाइन में कुछ इशू हो रहा है यार, साथ साथ वो भी फिक्स करा दें। सेटअप इन 1989, 89 बाय G7 मीटिंग, G7 मीटिंग, ठीक है जी। नेक्स्ट राइट डाउन, ग्रे लिस्ट कंट्रीज, ग्रे कंट्रीज विच आर कंसिडर्ड
which are considered safe haven, HAVEN, safe haven for supporting terror funding. ठीक है उनको किस में डाल देते हैं, ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट का मतलब होता है कि काका तू हुण ध्यान नाल सुन ले, तू ब्लैक लिस्ट जाने वाला है। ग्रे लिस्ट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अ कंट्री। अगर कोई कंट्री को अगर डाल भी दिया ग्रे लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में, तो क्या हो जाएगा, नंबर वन। दूसरा, फॉर एग्जांपल फिर आप ये बोलोगे कि यार अब तुम्हारी कंट्री के बैंक्स बाहर की कंट्री में हम तो नहीं यहाँ पे अपनी ब्रांचेस खोलने दे रहे, और अपनी कंट्री के बैंक्स को भी हम बोल सकते हैं कि यार उधरों अपनी ब्रांचा वाइंड अप करो। इकोनॉमी फिर क्रम्बल करनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे धीरे, तो सैंक्शंस होती हैं। सेकंड, ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट कौन सी है, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज। सेफ हेवन नहीं, हेवन, जन्नत वाला हेवन नहीं है, ठीक। तो नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज, दे आर पुट ऑन ब्लैक लिस्ट, ठीक। फिर इनके साथ में वो सब होता है जो मैं बोल रहा हूं, तो रेगुलरली रिवाइज होती रहती है। इंडिया कौन सी कैटेगरी में है, इंडिया नालायक कंट्री है, हाँ, तो है वो इंडिया नहीं है भाई, दोनों में से, कमाल है यार, है इंडिया जो है वो दोनों में नहीं है। ये पाकिस्तान जैसी कंट्रीज आती हैं जहां पर बहुत ज़्यादा मतलब माहौल ख़राब है। तो वैसे आपको लिखना है तो इंडिया किस में आती है, रेगुलर फॉलो अप कैटेगरी, कि वैसे रेगुलरली चेक करी जाओ, कभी कोई शरारत ना करे हमेशा, पर वैसे ठीक है। हाँ, नॉर्थ कोरिया वगैरह सारे ब्लैक लिस्ट में ही हैं, अफगानिस्तान ये सब। हाँ, ग्रे लिस्ट से पहला पाकिस्तान सीखा फिर काटता हूँ। पाकिस्तान ने ना एफर्ट्स, इनफैक्ट जस्ट सो यू नो, चलो मैम ने बात की है, पाकिस्तान ने एफर्ट्स लगाए कि यार नहीं, हम भी अपना बैंकिंग सिस्टम दुरुस्त करते हैं, हम भी जो अपनी जो उनकी खारजा पॉलिसी है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि उसको भी यार पैरों पे तो खड़े होना ही है, तो उन्होंने बहुत रिफॉर्म्स लेके आए। इंडिया ने भी उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए और इंडिया ने भी ये बोला कि यार हमें अब इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दो। जब वो ठीक डॉक्यूमेंट ही दिखा रहे हैं तो फिर आप क्या बोलोगे, अच्छी बात है। फिर वही बात है, हमारा कोई एम ये थोड़ी है कि यार पाकिस्तान की इकॉनमी बैठ जाए, भूखे मरनो। अगर वो टेररिस्ट एक्टिविटी को स्पॉन्सर नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे हैं, तो ठीक है, ठीक बात है। नेक्स्ट, यार ये जो है ये भी मैंने आपको साइंस एंड टेक में भी कराना था, मेरे को लगा 2 बार करोगे तो याद रहेगा। ऑर्थो, ORTHO, क्लोरो, वो अलग है, वो USTR होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स। वो है कि IPR इश्यूज वाली है, वो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, वो अलग है। हम धुन चुराते हैं, पैसे नहीं चुराते, समझे। किसी ने कोई गाना बनाया, मैंने चोरी कर लिया, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, मैंने बोल दिया मेरा गाना है, तो मैंने क्या किया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चुरा ली। किसी का कोई डिजाइन था, मेरे को लगा आ किया जूता है ना, टिक जाई मारना है, मारता, ठीक है, मर जा, कमाता इधर नू है, नहीं जो कमाता वो भी गलत है। फेक प्रोडक्ट्स जब आप बनाते हो, IPR चुराते हो, किसी का डिजाइन, किसी की फॉर्मूला, किसी का गाना, किसी की किताब, वो जब आप, उसकी रिस्पेक्ट नहीं है आपकी कंट्री में, वो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो होती है USTR रिपोर्ट।
वो अलग है। ये टेररिस्ट, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, क्लियर। देखो अभी ऑर्थो क्लोरो बेंजाइल, BENZYL, बेंजाइल, बेंजाइलिजीन, LIZLINE, BENZYLIZLENE। MALON, आगे लिखो ये तो हो गया ऑर्थो क्लोरो बेंजाइलिजीन मेलो नाइट्राइल। ये इतना बड़ा नाम मैंने आपको क्यों लिखवाया है, ताकि पेपर में डरना नहीं है बस। यहां पे डर लिए कुछ भी नहीं है, ये कुछ है ही नहीं है ये। क्या बोलते हैं हम इसको नॉर्मल भाषा में? टीयर गैस या फिर CS गैस। जब लोग दंगे करते हैं, राइट्स करते हैं, तो पुलिस यूज करती है उसको, टीयर गैस को। तो आपको पेपर में अगर आ जाए कि ये क्या है, तो आपको पता होगा यार कुछ ऐसा सा सुना था मैंने। अब वो आपसे क्या नहीं करेगा पेपर में, टेंशन नहीं लेनी। वो ये नहीं करेगा कि यहाँ पर ना बेंजाइल नाइट्राइड की जगह पे नाइट्राइड लिख देगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप देख के रिकॉल कर पाओगे, यू विल बी फाइन। अब ये खबरों में क्यों थी? चाइना से इस गैस का एक शिप भर के वाया इंडिया पाकिस्तान जा रहा था। इंडिया वालों ने पास नहीं होने दिया। जुलाई की बात है। क्यों नहीं पास होने दिया? क्योंकि इंडिया वासेनार ग्रुप का मेंबर है। वासेनार ग्रुप का मेंबर होने के नाते इंडिया की कुछ ऑब्लिगेशन है। इसको आप ऐसे समझो, मैं, आंचल, अमृत, ईशी, हमने ना एक ग्रुप बनाया हुआ है कि यार हम टेक्नोलॉजी एक दूसरे से शेयर करेंगे, और वो पर्सन जो इस टेक्नोलॉजी को सिंसियरली यूज नहीं करेगा उससे हम शेयर नहीं करेंगे। इस कंडीशन पे हम आपस में शेयर करते हैं। ठीक। अब ये दोनों जो हैं, ये उस ग्रुप का पार्टी नहीं है, लेकिन ये इधर से उसको मटेरियल भेज रहा है वाया मी। तो मैं बोलूंगा ना यार एक सेकेंड, मैं नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि यार मैं इस ग्रुप का पार्ट हूं। अगर मैंने इस थ्रू मी तुम वहां पे भेजोगे अगर ये टेक्नोलॉजी, तो आई विल बी वायलेटिंग दिस ट्रीटी। तो इंडिया वासेनार ग्रुप है एक, उसका पार्ट है, जिसके अंदर जो भी इस तरह का मटेरियल है उसको आप मैं आपको करवाऊंगा। वासेनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, NSG, ठीक है, MTCR, ये 4 रिजीम्स है, मैं करवाऊंगा आपको। बट आपको मोटा मोटा समझ आया है क्या? लिख लो जल्दी से। खबरों में क्या था? इंडिया सीज्ड कंसाइनमेंट ऑफ CG गैस as it is CG, as it is a listed substance listed substance under the Wassenaar arrangement, under the Wassenaar अरेंजमेंट। ये होता क्या है वासेनार, हम करेंगे आगे, वासेनार, MTCR वगैरह। ठीक। विशाल, लिस्टेड सब्सटेंस क्या होता है? एक बात सिंपल, कोई भी जो लॉ बनता है ना, उस लॉ में जो आपने चीज़ों को प्रोहिबिट किया है कि यार ये चीज़ें नहीं अलाउड, उसको पीछे हम शेड्यूल लगा देते हैं लॉ के पीछे कि यार ये लो भाई, हमने लिस्ट बना के दे दी आपको। जैसे आपने अभी, आई डोंट नो, लास्ट वीक आई थिंक केरला हाई कोर्ट की जजमेंट थी,
वाइल्ड मशरूम होते हैं ना, नहीं कौन से वो, एक एक साइकोट्रॉपिक भी होते हैं ना कुछ मशरूम, क्या बोलते हैं उसको, मशरूम्स ही बोलते हैं उनको। हाँ हाँ हाँ, क्या भाई, आ जा आ जा आ जा। मशरूम्स ही बोलते हैं। ये वाले मशरूम तो नहीं होते जो आप पिज्जा के ऊपर डलवाते हो, वो अलग है। एक नशा होता है, ठीक है, जिसको मशरूम बोलते हैं। बंदे के पास पकड़ लिया, कोर्ट में ले गए, पुलिस पकड़ के केस बना के ले गई। तो जब केस बना के ले गई तो जो इसका वकील था वो बोलता है कि यार मैं इस बात को आर्ग्यू ही नहीं कर रहा हूं कि मेरे बंदे के पास ये नहीं था, बिल्कुल था। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि इसको कंज्यूम करने के बाद स्वाद नहीं आया, स्वाद भी आया। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि यार ये जो है इस कैटेगरी में नशा ही नहीं काउंट होता। तो इस वजह से अगर उसने उसको कंज्यूम भी कर लिया या उसने उसके पास में है, तो भी उसके ऊपर ये लॉ ही नहीं अप्लाई होता। तुम कल को यहां पे लिख दो, ठीक है भाई, लीगल हो जाएगा। नशा तो उसकी आंखों में भी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुलिस एनडीपीएस लगा देगी। ठीक है ना भाई, है ना, कोई बात ही नहीं बनी। तो इसलिए लिखो भाई यहां पे जो लिखना है। मैजिक मशरूम, देख देख, मैजिक मशरूम बोलते हैं उसको, बस बहुत हो गया, चलो। हाँ, तो आपको समझ आया वासेनार अरेंजमेंट का मतलब क्या, वहां पे लिस्टेड सब्सटेंस है ये, इसलिए हम ऐसे अलाउ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, बस खत्म हो रहा है। कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, KALADAN मल्टी मॉडल मल्टी मॉडल, MODAL, ठीक है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। यार ये 3-4 चीज़ों के लिए न्यूज़ में था। एक बार तो खबरों में आया था जुलाई के महीने में, राजनाथ सिंह जी ने इसके ऊपर अपनी सरकार ने ब्रीफिंग मांगी कि भाई प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, तो उन्होंने डिटेल दी थी। दूसरा, एक्सपर्ट्स ने भी कुछ आर्टिकल्स लिखे थे इंडिया म्यांमार की पॉलिसी के ऊपर, तो ये पेपर में आ सकता है। वैसे भी आपकी रिवीजन हो जाएगी लुकीस पॉलिसी की। तो अगर आप ये देखो, ये रहा वेस्ट बंगाल, और ये क्या हो गया फिर, बांग्लादेश। अगर इंडिया को अपने नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करना है तो बांग्लादेश से जाओ, या फिर ये 70 माइल्स की एक पतली सी पट्टी है, वहां से जाते हो आप, जिसको हम चिकन कॉर्नर बोलते हैं ना, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इस तरह की चीज़ें यूज होते हैं। चिकन नेक, सॉरी, चिकन कॉर्नर तो होता है जहाँ चिकन मिलता है खाने को। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, तरमप्रीत, ठीक, तो दिस इज हाउ, ठीक है जी। अब इसका हल निकालने के लिए इंडिया ने 2-3 चीज़ें करने की कोशिश की थी, जिसमें से एक क्या था कि हम बांग्लादेश के साथ ही रिलेशन अच्छे करते हैं, ताकि सीधा हमारे ट्रक यहाँ से बस जाएं मेघालय वाली साइड पे, उस तरफ सीधा, इधर से ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो। बट बांग्लादेश में अब दोबारा पिछले 1 साल से काफ़ी एंटी इंडिया सेंटीमेंट चल रहा है, सरकार भी वहाँ पे अभी निकम्मी आई हुई है। एक दूसरा तरीका जो निकाला गया था वो क्या था, वो जो अब हम ये देख रहे हैं, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। इसमें हम ये ट्राई कर रहे हैं कि यार ये देखो, ये है अपना कैलकाटा, कोलकाता, यहां से 550 किलोमीटर बंदा ट्रेन उससे चला जाए, सी से, शिप से। तो पहला आपका रूट कौन सा हो गया, सी रूट। यहां से फिर एक पोर्ट आ गया, वहां से आगे एक जाती है रिवर जिसका नाम है कलादान, जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा है। वहां से आगे आप रोड बना दो म्यांमार से, जो जाके आपको मिल जाएगी मणिपुर, मिजोरम, इधर ज्वाइन हो जाती है। तो आपने बांग्लादेश बाईपास ही कर दिया, आप बे ऑफ बंगाल से यहां गए, इधर से इधर गए। ठीक बात, समझ आया आपको कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट? सिंपल है, समझने के लिए तो सिंपल ही है। वाई इज इट मल्टी मल्टी मॉडल? बिकॉज देखो इसमें सी रूट भी है,
इनलैंड वाटर, रिवर रूट भी है, सी भी है और रोड भी है, तीनों टाइप के रूट्स है। ठीक है, क्लियर? लिखो जल्दी से। KMTTP, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, KMTTP connects India's northeast to म्यांमार। इसमें बस आप एक कीवर्ड्स याद रखना, एक है SITTWE सितवे पोर्ट। अमृत ये पूछ सकते हैं, आप पूछे थे ना, SITTWE सितवे पोर्ट। फिर ये पलेटवा, PALETWA, PALETWA पलेटवा, कलेटवा, आप गूगल कर लेना पिक्चर को। ठीक, चलो जी, लास्ट फॉर द डे, SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों खबरों में थी? हाँ जी, खबराज क्यों सी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लिखो भाई। तो कल आपने एक तो UAE के मेंबर्स याद करके आने, एक है गुरप्रीत, वो अकेला गुरप्रीत करके आएगा, सबको बताएगा। और आप सबने SCO के मेंबर्स याद करने हैं कल। कितने मेंबर्स हो गए हैं इसके? आई थिंक 10 मेंबर हो गए हैं बेलारूस को ऐड करके। सुन लो भी, सुन लो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ, वैसे आपको IR में कराएंगे। चाइना ने एक बॉडी बनाई, किस चीज के लिए? कि चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर शांति रहे, यहाँ पर आपस में लड़ाइयाँ ना हो, टेररिज्म ना हो, नार्को ट्रैफिकिंग ना हो, इस चीज के लिए उसको उसने नाम दिया शंघाई 5। ठीक है जी। उसमें फिर और कंट्रीज ऐड होनी शुरू हो गई। फिर 2017 में रशिया को लगा कि यार चाइना ना ज़्यादा उसका वेट बढ़ता जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन में, और चाइना ना छोटे भाई की तरह नहीं एक्ट करता। अब कैसे एक्ट करता है? बड़े भाई की तरह। चाइना का वेट थोड़ा काउंटर करने के लिए रशिया ने एंट्री करवा दी इंडिया की, कि अब इंडिया चाइना हो गया, ठीक, तो इंडिया रशिया हो गया। इंडिया का वेट काउंटर करवाने के लिए उसने एंट्री करवा दी पाकिस्तान की, तो इंडिया पाकिस्तान 2017 में ऐड हो गए। ठीक है जी। उसके बाद अभी ये खबरों में था लास्ट ईयर, इसमें बेलारूस नाम से एक कंट्री है, BELARUS, वो भी ऐड हुई है। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू बी ए पार्ट ऑफ SCO। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो लिख लो एक लाइन बस, फिर चलते हैं। SCO वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय चाइना एंड रशिया इन 2001। इसके मेंबर आप याद करके आओगे? मनिंदर कोई निमोनिक बना के लाएगा है? तूने बना रखा है भाई, वेरी गुड, बताओ जल्दी। हाँ, TURKPIC। PIC के, हाँ, तुर्क, टूथ पिक नहीं था दे, तुर्क पिक हो गया है। तो T क्या है? ताजिकिस्तान, हाँ, उज्बेकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना है, हाँ, और ये आई ईरान, और ये बेलस। ठीक है जी, ये आप कल एक बार याद करके आना।
चलो सुनो भाई, आपकी यार अब आज क्या दूसरी तीसरी क्लास थी, बट ऑन एन एवरेज हम एक दिन में 8 से 10 चीज़ें कवर कर रहे हैं, तो आपने 30 के आसपास न्यूज़ अच्छी कवर कर ली है, 30-35 चीज़ें आपको पता है। एक सब्जेक्ट में 100-150 से ऊपर होती नहीं है, पिछले 2 सालों में एक सब्जेक्ट में 100-150 से ऊपर चीज़ें नहीं होती, तो 8-10 दिन में आपका एक सब्जेक्ट हो जाया करेगा, ठीक है। अब जब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं तो 2-4 क्वेश्चन देखें। जो पहली बार बैठे हैं क्लास में या दूसरी बार, उनको तो नहीं शायद पता लगेगा, टेंशन नहीं लेनी। आओ जरा। अब यार ये इन्होंने आंसर भी इसी स्क्रीन पे दे दिया। चलो यार कोई बात नहीं, ईमानदारी से। यार विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट आईएमईसी? पहला, इट वाज अनाउंस्ड एट द G20 समिट इन न्यू दिल्ली। ये तो आज ही किया है, अभी किया है ना? हाँ आज ही किया है। दूसरा, द कॉरिडोर विल इंक्लूड रेल रोड, शिप टू रेल नेटवर्क्स, रोड ट्रांसपोर्ट्स रूट्स। ये भी ठीक है। रिजुल, आईएमएसी हैज 2 कॉरिडोर्स, ईस्ट कॉरिडोर एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर। ठीक है देखो, इट्स मेंबर्स इंक्लूड इंडिया, ईयू, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूए, यूएसए। रिजुल, चाइना नु तक घेरना है ना, तो चाइना नहीं है। क्योंकि चाइना नहीं है तो इसका आंसर क्या हो गया? 1, 2 एंड 3, डी ऑप्शन हो गया। सिंपल है, बस देखो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ जी, फर्स्ट, इट वाज एस्टैब्लिश इन 89 बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन फ्रॉम द IMF। सर आपने बताया तो है नहीं है। Its mandate includes addressing global money laundering. India became the member of FATF in 2010। क्या आंसर है अभी? 2 एंड 3 अभी तो किया ये, किसने बनाया था? G7 ने, ठीक है। बट स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक। इंडस वाटर ट्रीटी, द ट्रीटी एलोकेट्स वाटर ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स। कौन सी? ब्यास, रावी एंड सतलुज to India, and 3 western rivers which are Pakistan। ठीक है, पहली स्टेटमेंट। If a dispute arises between countries, it is first escalated to a neutral expert appointed by the World Bank। US तो it will never go to US। रुको रुको रुको, जसकरण कैसे करेंगे इंडस वाटर डिस्प्यूट सॉल्व? देखो भाई, सबसे ऑस्ट्रेलिया में, हाँ ना ना ना, यार पहले आपस में सुलझाओ। आपस में नहीं सुलझ रहा तो फिर एक कमीशन बैठी है, परमानेंट कमीशन, वहां पे लेके जाओ, फिर न्यूट्रल आर्बिटर के पास जाएगा। ये तो बहुत बात की बात है कि यार तीसरे, जैसे वो नहीं, स्विट्जरलैंड का एक था रिनॉल्ट, जिसको किशन गंगा, मिस्टर रिनॉल्ट थे, एक स्विट्जरलैंड के जोग्राफर थे, साइंटिस्ट, उनको हायर किया था, एक बार कलेश बढ़ गया था इंडिया पाकिस्तान का। बट एनीवेज, तो स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट बिकॉज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या है? सबसे पहले प्राइमरी थ्रू कंसल्टेशन एंड नेगोशिएशन, यू हैव राइटली सेड। देन उसके बाद में सीक्वेंस क्या है? हाई लेवल मीटिंग्स होंगी इंडस कमीशन की, ठीक है। फिर उसके बाद में एस्केलेट होगा न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास में, ठीक है। अगर वो ना हुआ तो फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इवेंचुअली वहां जाएगा, हेग में, ठीक है जी। वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी करवाई है, ठीक है। हाँ जी, इजुलविनी कंसेंसस एंड सर्टे डिक्लेरेशन आर ऑफन मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। अगर इजुलविनी ना लिखा होता फिर क्लाइमेट चेंज, यूएनएससी, जेंडर इक्वालिटी, डिसआर्मामेंट या
नन ऑफ द अबव। मैम, हाँ, नहीं मैंने मार्कर लगाया है ना जान के। क्वेश्चन ये है कि सर्टेन डिक्लेरेशन आर इज मेंशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लीबिया उधर, लाइबेरिया वगैरह में, ठीक है। यार ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें बस ये नहीं लिखा हुआ था। पिछली बार आपको पीसीएस में क्वेश्चन आया था। अगेन जिन्होंने अभी यूनाइटेड नेशन नहीं पढ़ा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको करवाएंगे तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी, सिंपल। जिनका यूनाइटेड नेशन हो गया है उनको ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई। यूनाइटेड नेशन में परमानेंट सीट के लिए, कल मैं इस पर डिस्कशन भी कर लूंगा, परमानेंट सीट के लिए बहुत सारी कंट्रीज बोल रही हैं हमें भी परमानेंट सीट दो। अभी सबके पास में क्या है, जनरल असेंबली की सीट है, आम कमरे में बिठा रखा है, जिस कमरे में सोफे लगे हैं और एसी लगे है उसमें बैठना है। उस कमरे में 5 ही कंट्रीज बैठती हैं, कौन कौन? यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। अब इंडिया का भी मन करता है, अफ्रीका का भी मन करता है, ब्राजील का भी, जर्मनी का भी, जापान का भी, कि सानू धुप च सुकना पाया हुआ है, ऐसे भी बढ़िया अंदर बैठिए। तो वो जो चीज है उसको हम बोल रहे हैं परमानेंट सीट। कहाँ पे? यूएनएससी में। उसके लिए अब अगर मैं बोल भी दूं कि चलो ठीक है यार मैं कंट्रीज को ऐड कर लेता हूं, कौन सी कंट्री को करूं, पहले आपस में सलाह करके आऊं। तो वो सलाह को हम क्या बोल रहे हैं? अफ्रीका में इजुलविनी कंसेंसस एंड सर्टे कंसेंसस। ठीक है जी, क्लियर। इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी? हाँ जी, बताओ। आप, ये मैंने कल करवाया था, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं। हाँ जी, ठीक है। चाइना नहीं है। चाइना है आईपीएफ में, नहीं है, तो उसी के बेस पे एलिमिनेट कर दो बस। इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इंडिया है, यह तो है बस। फिर इंडिया पहला है तो फिर यही होगी ऑप्शन 1। सिंपल है। चलो।